एवरीवन, माय नेम इज़ नदी भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट, इंट्रोडक्शन, हाउ, व्हेन एंड वेयर। फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड किया है। फर्स्ट पार्ट में हमने ये जो है काफ़ी कुछ इसमें कर लिया है और अब हम यहाँ पर पहुँच गए हैं लगभग हम, ठीक है, पेज 4 पे आ जाइए। इन दिस आइडिया हमने पहले पढ़ा कि भाई जेम्स मिल ने ये कहा कि भाई जो हमारा हिस्ट्री है, अगर हम जेम्स मिल की बात माने तो उन्होंने कहा कि भाई हिंदुस्तानियों को जो है सभ्य बनाने के लिए अंग्रेज़ों को सब जगह कब्जा कर लेना चाहिए। इस बात पर हम चल रहे थे। इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेज ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था, है ना, कि भाई ये दिखाया गया कि हम तो अनसिविलाइज्ड थे और जो अंग्रेज थे वो ये क्या रिप्रेजेंट करते कि ब्रिटिश रूल क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोग्रेस और सिविलाइजेशन को। इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। जेम्स मिल के अनुसार जो ब्रिटिश रूल की हिस्ट्री दिखाई जा रही है वो ये दिखाया जा रहा है कि भाई अंग्रेजों का जो शासन है वो बहुत ज़्यादा प्रगतिशील है, बहुत ज़्यादा सभ्यता का प्रतीक है। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वॉज वन ऑफ डार्कनेस। ये दिखाया गया कि अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था हमारे यहाँ। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वॉज वन ऑफ डार्कनेस। अब डार्कनेस मतलब ये नहीं कि सूरज नहीं निकलता था, मतलब लोगों को ज्ञान नहीं था। कैन सच ए कॉन्सेप्शन बी एक्सेप्टेड टुडे? क्या आज हम इस धारणा को स्वीकार कर सकते हैं? नहीं भाई, हमारे टाइम में तो क्या वेद लिखे गए होंगे, क्या गुरु थे, क्या ऋषि मुनि थे, क्या ज्ञान था लोगों के पास, लेकिन वो लोग ये नहीं मानते थे। इन एनी केस, खैर चलो, इन एनी केस कैन वी रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम? क्या हम जो हैं, क्या इतिहास के किसी भी दौर को हम कह सकते हैं हिंदू या मुसलमान का दौर कहा जा सकता है? डिड नॉट अ वैरायटी ऑफ फेथ एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन दीज पीरियड्स? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? चलते होंगे ना भाई। राजा हिंदू या मुसलमान हो सकता है, सारी प्रजा हिंदू या मुसलमान नहीं हो सकती है। ब्रिटिश, द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वॉज, ये तो हो गया था हमारा। आगे आ जाओ। Why should we characterize an age only through the religion of the ruler of the time? भाई हम केवल किसी युग को उस समय के शासक के धर्म के हिसाब से हमें तय करने की क्या ज़रूरत है ना? To do so is to suggest that the lives and practices of the others do not really matter. मतलब ये ऐसा लग रहा है जैसे केवल राजा जो कर रहा है वो इम्पोर्टेंट था और बाकी जो कर रहे हैं वो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था। औरों के जीवन के तौर तरीकों से कोई महत्व उस समय रखते ही नहीं थे हिस्टोरियंस, इसका मतलब। तो वी शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट इवन रूलर्स इन एंशिएंट इंडिया डिड नॉट ऑल शेयर द सेम फेथ। और प्राचीन भारत के सारे शासकों का भी धर्म, मतलब एक धर्म नहीं होता था। ऐसा तो नहीं सारे शासक एक ही धर्म के थे, ऐसा भी नहीं था। तो इस पैराग्राफ को कंक्लूड करके एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं कि क्या इतिहास के किसी दौर में हिंदू या मुसलमान को दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों को, इन सारे टाइम को कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? बिल्कुल चलते थे, प्रजा अलग अलग थी। किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की क्या ज़रूरत क्या है? हम ये क्यों कहें कि शासक है तो धर्म के हिसाब से उस समय वो रूल चल रहा होगा? अगर हम ऐसा करते हैं तो उसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि औरों का जीवन और तौर तरीकों को कोई महत्व ही नहीं है, केवल राजा का महत्व है। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत के सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था, सब अलग अलग होते थे, है ना, बहुत सारे अलग अलग धर्मों के थे। मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, हिस्टोरियंस हैव यूजुअली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। अब अंग्रेज़ों का वर्गीकरण अगर हम छोड़ दें, क्लासिफिकेशन छोड़ भी दें, तो इतिहासकारों ने उससे अलग क्या लिखा? उन्होंने लिखा प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक काल का इतिहास। ऐसा लिखा गया था ना कि प्राचीन में मनुष्य जंगलों में रहा करता था, उसके बाद मध्य में आते आते जो है ये ब्रिटिश शासन वगैरह के बारे में आ जाएगा। प्राचीन में पूरा जो हमारा हम पर जो शासकों ने आक्रमण वगैरह किए उस पर आया, फिर मध्य आया, और अब जो मॉडर्न जो आता है, जो मध्य में आता है, सॉरी, वो आता है मुसलमान राजाओं का, हिंदू राजाओं का काल, और जो मॉडर्न आता है उसमें आ जाते हैं ब्रिटिश जब से आए थे। तो इस तरीके से फिर बांटा गया ऐसे। तो इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं थी, है ना। दिस डिवीजन हैज़ टू इट्स प्रॉब्लम। इट इज़ अ पीरियोडाइजेशन दैट इज़ बोरोड फ्रॉम द वेस्ट। अब ये पीरियोडाइजेशन वेस्ट में हुआ करता था, वहाँ से हमने लिया था। वेयर द मॉडर्न पीरियड वॉज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑफ मॉडर्निटी, साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। अब इन्होंने क्या किया कि
वर्गीकरण को देखो, हम अगर अंग्रेजों के इतिहास से हटा के बात करें तो इतिहासकारों ने प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल में इतिहास को बांटा। इस विभाजन की अपनी समस्या आई थी कि इतिहास को 3 खंडों में बांटने की ये समझ भी पश्चिम भारत से आई थी, वेस्ट से आई थी। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों का विकास का युग माना जाता था। एक एक करके वर्ड समझ लेते हैं। साइंस तो तुम्हें समझ आ गया होगा। रीज़न मतलब तर्क करना, कोई चीज़ है तो क्यों है, कैसे है। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मतलब राजा को हम अपना खुद चुनते हैं, अपना मिनिस्टर हम खुद चुनते हैं बेसिकली। लिबर्टी, आज़ादी के बारे में बात होने लगे, जब इक्वालिटी के बारे में होने लगे तो हम कहते हैं मॉडर्न पीरियड की बात हो रही है। मेडिवल वॉज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ सोसाइटी वेयर दीज फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट। अब मध्य युग की बात, हम उस समय की बात करते हैं जहाँ ये विशेषताएं नहीं थी। अब मध्य युग में मान लो कि साइंस को कह रहे हैं इतना डेवलप नहीं था। रीज़न, तर्क नहीं मांगते थे लोग हर बात पे, तर्क नहीं करते थे हर चीज़ पर। डेमोक्रेसी नहीं थी, राजा कोई तुम तो नहीं चुनते थे, उसका बेटा बन जाता था अपने आप ही। ठीक है, लिबर्टी नहीं थी लोगों को, इक्वालिटी समाज में नहीं थी। ये वाली बात हुई। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे समझे ऐसे ही अपना सकते हैं? कैन वी अन क्रिटिकली, बिना क्रिटिक्स के, बिना आलोचना किए, बिना इस बात पे प्रश्न उठाए कि ये सही है गलत, एक्सेप्ट कर सकते हैं इस करेक्टराइजेशन को ऑफ द मॉडर्न पीरियड टू डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ अवर सोसाइटी? एज यू विल सी इन दिस बुक, आप इस किताब में देखेंगे, अंडर ब्रिटिश रूल पीपल डिड नॉट हैव इक्वालिटी। आप इस किताब में पढ़ेंगे ब्रिटिश रूल वाली कि पीपल डिड नॉट हैव इक्वालिटी। अंडर ब्रिटिश रूल भी पीपल डिड नॉट हैव इक्वालिटी। जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी। और वो कहते हैं मॉडर्न समाज में क्या होता है, स्वतंत्रता होती है, समानता होती है। क्या हम स्वतंत्र थे? हमें तो आपने स्वतंत्र कर ही नहीं रखा था। क्या हमारे साथ आप समानता का व्यवहार कर रहे थे? नहीं, आप खुद को महत्व दे रहे थे। क्या हमें मुक्ति थी, हमें लिबर्टी थी? नहीं थी। तो आप कैसे कह सकते हो कि आपका टाइम मॉडर्न पीरियड है? और आप कह रहे हैं कि आपका टाइम मॉडर्न पीरियड है। ठीक है। नॉर वॉज द पीरियड वन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। ये वो समय भी नहीं था जब आर्थिक विकास हो रहा हो, ये प्रगति का दौर था। ना ही आर्थिक विकास या प्रगति का दौर था। हम लोग तो बहुत पिछड़ रहे थे। आगे आते हैं। मैनी हिस्टोरियंस देयरफॉर रेफर टू दिस पीरियड एज कॉलोनियल पीरियड। अब बहुत सारे इतिहासकारों ने कहा कि हम इसे मॉडर्न पीरियड लिखेंगे ही नहीं, हम इसे लिखेंगे कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड का मतलब क्या होता है? जब ब्रिटिश जाते थे, जगह जगह अपनी कॉलोनी बना लेते थे, मतलब वहाँ पर उनका राज होता था और मेन जो ऑफिस समझ लो काम कर रहा है वो ब्रिटेन से काम कर रहा है। इस तरीके से कॉलोनी बनाते थे हम। तो हम कहते हैं, हमारे इतिहासकार बहुत सारे कहते हैं कॉलोनियल पीरियड। अब क्या होता है कॉलोनियल का मतलब? व्हाट इज़ कॉलोनियल? इन दिस बुक यू विल रीड द वे द ब्रिटिश केम टू कनकर द कंट्री एंड एस्टैब्लिश देयर रूल। इस किताब में आप पढ़ेंगे किस तरह अंग्रेज़ों ने हमारे देश को जीते थे वो, है ना, आए, कनकर किया द कंट्री एंड एस्टैब्लिश देयर रूल, और धीरे धीरे उन्होंने हमारा अपना रूल एस्टैब्लिश किया। सब्जुगेटिंग लोकल नवाब्स एंड राजा। अब सब्जुगेटिंग वर्ड का मतलब ज़रा आप लिख लीजिए। सब्जुगेटिंग का मतलब क्या होता है? देखो, उन्होंने क्या किया था, जो वहाँ के स्थानीय नवाब राजा थे उनको दबाकर। सब्जुगेटिंग का मतलब क्या हुआ? दबाकर। चलो बुक्स पे लिख लेते हैं सब्जुगेटिंग वर्ड का मतलब। अब लोकल नवाब और राजाओं को इन लोगों ने दबा लिया क्योंकि ये लोग आपस में काफ़ी लड़ते थे, और जब दो लोग आपस में लड़ते हैं तो तीसरा हमेशा फ़ायदा उठा ही लेता है। यही कहानी तब भी चल रही थी उस दौर में भी। यू विल सी हाउ दे इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। तुम ये भी देखोगे कि किस तरीके से इन्होंने, अंग्रेज़ों ने क्या किया था, उन्होंने अर्थव्यवस्था और समाज पर पूरा नियंत्रण कर लिया था। पूरी इकोनॉमी हमारी अपने हाथ में ले ली। पूरा समाज जो था सब रूल्स ही बनाने लग गए, कलेक्ट करने लग गए रेवेन्यू को टू मीट ऑल देयर एक्सपेंसेस। हमारे देश में हम ही से ही आकर रेवेन्यू भी वसूल कर रहे थे और कर का खर्चा कहाँ कर रहे थे? अपने एक्सपेंसेस के लिए। बॉट द गुड्स दे वांटेड टू लो प्राइजेस, और ये वो सामान खरीद लेते थे, क्या करते थे? लो प्राइजेस पर खरीद लेते थे हमसे। दे वांटेड एट मतलब प्रोड्यूस क्रॉप्स दे नीडेड फॉर एक्सपोर्ट। हमसे वो फसल उगवाते थे जो इनको चाहिए होती थी अपने लिए, अपने एक्सपोर्ट के लिए। एंड यू विल अंडरस्टैंड द चेंजेस दैट केम अबाउट एज अ क्वेंस। अब देखो, यहाँ से इस बात को पढ़ते हैं कि इस किताब में हम पढ़ेंगे किस तरह अंग्रेज़ों ने हमारे देश को जीता, स्थानीय नवाब और राजाओं को दबाकर अपना शासन इन लोगों ने स्थापित किया। आप इस किताब में ये भी पढ़ेंगे कि उन्होंने किस तरीके से हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी सोसाइटी, हमारे समाज पर किस तरह से नियंत्रण स्थापित किया। अपने सारे खर्चे को निपटाने के लिए हमसे जो है रेवेन्यू वसूल किया, और अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ों को सस्ती कीमत पर इन्होंने हमसे खरीद लिया।
निर्यात किया, एक्सपोर्ट किया, मतलब अपने देशों में वो फसलों हमसे उगवाया, उनके लिए वो महत्वपूर्ण थी फसलें जो भी, ठीक है। तो निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती हमसे कराई गई। जैसा कि एक तुमने बचपन में ही पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि ये इंडिगो की खेती हमसे बहुत करवाते थे, क्योंकि इनको इंडिगो चाहिए होता था, जबकि उस इंडिगो से हमारा खेत बर्बाद हो जाता था। सस्ती कीमत पर हमसे खरीदते थे और चीज़ों को अपने हिसाब से बेचते थे वहाँ पे। इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए? ब्रिटिश रूल बॉट अबाउट इन वैल्यूज़ एंड टेस्ट। आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ मूल्य, मान्यताओं, पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तौर तरीकों में क्या बदलाव आए, ठीक है। जो ब्रिटिश रूल है वो क्या वैल्यू, क्या टेस्ट चेंज किया, क्या कस्टम्स चेंज हुए, प्रैक्टिसेस क्या चेंज हुई। व्हेन द सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीड्स टू दीज काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। जब एक देश दूसरे देशों पर से दबदबे से इस तरह राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो प्रक्रियाओं का उपनिवेशीकरण किया जाता है। चलो इस बात को पूरा समझ लेते हैं वापस से पीछे से। देखो अब इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल मान्यताएं, जो हमारा बेस था, ठीक है, हम जो मानते थे पहले से, उसमें क्या बदलाव आए। पसंद नापसंद में लोगों की क्या बदलाव आए, हमारे रीति रिवाजों में क्या बदलाव आए ना, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस में क्या है। व्हेन द सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर होती है, जब एक देश दूसरे देश पे आकर अपना दबदबा स्थापित करता है, तो वहाँ की पॉलिटिकल चेंजेस कैसे आते हैं, इकोनॉमिक चेंजेस कैसे आते हैं, वहाँ का सोशल चेंजेस कैसे आते हैं, वहाँ कल्चरल चेंजेस कैसे आते हैं, ये सब भी हम पढ़ेंगे। वी रेफर टू द प्रोग्रेस एज कॉलोनाइजेशन। हम इसको पढ़ेंगे उपनिवेशीकरण के रूप में, इस प्रक्रिया को, है ना, कि दूसरा देश आके उपनिवेश बना लेता है और ये सारे बदलाव आते हैं। You will, however, find that all classes and groups did not experience these changes in the same way. अब आप जो हैं इधर ये भी पढ़ेंगे कि सभी जो थे वो सेम, ठीक है। जल्दी आप ये भी मानेंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों के लिए एक ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसलिए इस किताब को हमने हमारे अतीत यानी हमारे अतीत पर केंद्रित नाम दिया गया है, ठीक है। दैट इज़ वाई द बुक इज़ कॉल्ड आवर पास्ट इन प्लूरल। हमारे अतीत, एक व्यक्ति का अतीत नहीं, हमारे अतीत। चलो नेक्स्ट 5th पेज पे आ गए। कितना रह गया अभी ये चैप्टर हमारा भाई? एक, बस 2-3 पेज रह गए, 3 पेज बस, दैट्स इट, फिर हो जाएगा कंप्लीट। हम किस तरह ये जानते हैं, हाउ डू वी नो, व्हाट सोर्सेज डू हिस्टोरियंस यूज इन राइटिंग अबाउट द लास्ट 250 ईयर्स इन इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन सा स्रोत इस्तेमाल करते हैं? जो इतिहासकार लिखते हैं तो वो क्या क्या देखते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, माने प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस करता है रिकॉर्ड्स को, कब क्या हुआ वो रिकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेशन देता है। वन इंपॉर्टेंट सोर्स इज़ द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब 250 साल की हिस्ट्री लिखी जाती है तो इतिहासकारों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सरकारी रिकॉर्ड, ठीक है। तो अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साधन होते हैं। द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट। अंग्रेज़ों की ये मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण था। ये बात बहुत अच्छी है भाई, लिखना एक्चुअली में बहुत महत्वपूर्ण है। एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप। हर चीज़ लिखी जाती थी। अंग्रेजों की मान्यता यही थी कि लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो भी उन्होंने निर्देश दिए, इंस्ट्रक्शन दिए, कोई भी प्लानिंग उन्होंने बनाई, योजना बनाई, कोई भी पॉलिसी, कोई भी नीति बनाते थे, लिखते थे। और कोई भी डिसीजन देता था, कोई भी फैसला दिया जाता था, वो लिखते थे। कोई एग्रीमेंट होता था लोगों के बीच में, सहमति से जो भी काम कर रहे हैं कि तुम एग्री करते हो, मैं एग्री करता हूँ, वो एग्रीमेंट भी लिखे जाते थे। कोई जाँच करते थे, कोई इन्वेस्टिगेशन करते थे, वो भी लिखी जाती थी। वंस दिस वॉज डन, जब एक बार ये हो जाता था, थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड। तब चीज़ों पे वाद विवाद किया जाता था, डिबेट की जाती थी। दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज, नथिंग एंड रिपोर्ट्स। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। मतलब बेसिकली सब चीज़ें तैयार की जाती थी, सब चीज़ें लिखी जाती थी। द ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट, ब्रिटिश का ये भी मानना था दैट ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व्ड। वो ये भी मानते थे कि सब चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम अटैच टू द एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस। जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस होते थे, शासकीय संस्थाएं जो भी होती थी, वहाँ पर वो एक कक्ष बनवाते थे। उस कक्ष को क्या बोलते हैं? जो रिकॉर्ड रूम बनवाया जाता था। उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे वो दिखते थे।
रख देते थे, है ना, लिखे गए रिकॉर्ड्स को भी कहीं रखा जाता है, सारे सरकारी कामकाज। तो द ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट दैट जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, लेटर्स हैं, उन्हें केयरफुली प्रिजर्व करना, संभालना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अभिलेख कक्ष बनवाते थे, यानी कि जहाँ पर लिखे हुए कागज़ सारे डॉक्यूमेंटेशन रखे जाते थे। द विलेज तहसीलदार ऑफिसर, जो गाँव का तहसीलदार ऑफिसर था, द कलेक्ट्रेट, द कमिश्नर्स ऑफिस, द प्रोविजनल सेक्रेटरीज एंड लो कोर्ट्स ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम्स। इन सब के रिकॉर्ड रूम होते थे। तहसीलदार का दफ्तर हो, कलेक्टर का हो, कमिश्नर का दफ्तर हो, प्रांतीय सचिवालय हो, कचहरी हो, सबके रिकॉर्ड रूम होते थे। मतलब सबका, ये देखो रिकॉर्ड रूम की प्रथा अच्छी आई ना, या हर चीज़ का लिख कर रिकॉर्ड रखने लगे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसी संस्थाएं बनाई गई। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक आर्चीव और म्यूजियम्स बनाए गए, जहाँ सब कुछ जो है प्रिजर्व करके रखा गया, सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को, रिकॉर्ड्स को रखा गया। लेटर्स एंड मेमोज दैट मूव्ड फ्रॉम वन ब्रांच टू द ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू अनदर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 19th century कैन स्टिल बी रीड इन दिस आर्चीव्स। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को भी आप आज अभिलेखागारों में देख कर सकते हैं। मतलब देखो उस समय क्या हुआ, जो भी लेटर भेजे जाते थे, जो भी मेमो दिए जाते थे, वो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जो भी जाता होगा लेटर वगैरह, फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू अनदर, वो भी सब लिखा जाता था। और लिख कर वो आप देखोगे कि आर्चीव में संभाल के रखे जाते थे कि उस समय ये लेटर वहाँ गया, ये लिखा गया। ठीक है, यू कैन ऑल्सो स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट्स दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर प्रिपेयर करते थे। आप क्या है कि आप जितने भी जिला अधिकारी होते थे, उनके तैयार किए गए जो भी वो नोट्स बनाते थे, जो भी रिपोर्ट्स बनाते थे, दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वो प्रिपेयर करते थे, वो सब जो हैं वो रखे जाते थे। और द इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्टिव्स दैट वर सेंट बाय ऑफिशियल्स एट द टॉप टू द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर्स। बेसिकली तुम्हें ये बता रहे हैं कि 19वीं शताब्दी में प्रशासन की एक शाखा दूसरी शाखा के पास, एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को कोई भी लेटर लिखे तो वो भी संभाल के रखा गया, कोई भी मेमो दे तो वो भी संभाल के रखा जाता था। सब आप देख सकते हैं। इवन जिला के अधिकारी जो होते थे, जैसे आप IAS PCS होते हैं आज, जिला अधिकारी होते थे, उनके द्वारा जो भी नोट्स वो तैयार करते थे, कोई भी रिपोर्ट वो पढ़ सकते हैं, या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को जो भेजे जाते थे निर्देश, भाई कुछ आपने बोला कि इनको ये इंस्ट्रक्शन दिया तो वो भी लिखा जाता था, वो भी संभाल कर रखा जा रहा है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल, सुझाव, अगर आप उन्हें कोई सुझाव दे रहे हो तो वो भी लिखा जाता था। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक नकल भी बनाई गई थी। ठीक है, इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 19th century दिस डॉक्यूमेंट्स वर केयरफुली कॉपी किया गया एंड ब्यूटिफुली इनको कैलीग्राफिक में लिखा गया। मतलब बहुत खूबसूरत हैंड राइटिंग में जो है कैलीग्राफी की जाती थी। दैट इज बाय दोज हु स्पेशलाइज इन द आर्ट ऑफ ब्यूटिफुल राइटिंग, वो लिखते थे ये, जिनकी राइटिंग बहुत सुंदर होती थी। बाय द मिडल ऑफ द 19th century विद द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग, आप प्रिंटिंग आती है, कब आती है? 19th century में। मल्टीपल कॉपीज ऑफ दीज रिकॉर्ड्स वर प्रिंटेड, बहुत सारी कॉपीज इनकी बनाई गई एज प्रोसीडिंग्स ऑफ ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। ठीक है, अब आते हैं आगे। रिपोर्ट्स टू द होम डिपार्टमेंट, गृह विभाग की रिपोर्ट। In 1946, the colonial government in India was trying to put down a mutiny that broke out in ships of the Royal Indian Navy. In 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार, क्योंकि औपनिवेशिक कौन है? ब्रिटिश, शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों को बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। बेसिकली क्या हुआ था कि उस समय जो सिपाही थे, शाही सिपाही, राजाओं के सिपाही, उन्होंने कुछ है ना इनके खिलाफ किया होगा तो उसको कुचलने का प्रयास कर रहे थे। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो भी रिपोर्टें मिल रही थी उसके कुछ नमूने आपको दिखाए गए, रिपोर्ट्स दी गई हैं, है ना। बॉम्बे एग्रीमेंट हैव, बॉम्बे के बारे में दिया है, एग्रीमेंट्स हैव बीन मेड फॉर द आर्मी टू टेक ओवर शिप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट, रॉयल नेवी शिप्स आर रिमेनिंग आउटसाइड दी हार्बर। अब बम्बई की बात पढ़ें अगर, तो इस बात का इंतजाम कर लिया गया है, उसमें लिखा हुआ है, जो रिपोर्ट भेजी गई थी, एक रिपोर्ट के नमूने दिखाए हैं तुम्हें, कि इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। इस बात का इंतजाम कर लिया गया कि सेना जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज अभी भी बंदरगाह से बाहर ही है, शाही मतलब राजाओं के। कराची का कोई रिपोर्ट मिला होगा, उसमें क्या लिखा है कि 301 म्यूटिनरीज यानी विद्रोहियों को क्या कर लिया गया है? अरेस्ट कर लिया गया है। एंड फ्यू मोर स्ट्रांगली सस्पेक्टेड, सब पे संदेह किया गया है। ठीक है, टू बी असर्टेड,
कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, अरेस्ट कर लिया जाए। ऑल एस्टेब्लिशमेंट आर अंडर मिलिट्री गार्ड्स, सारे दफ्तर जो हैं सैनिकों की निगरानी में है। विशाखापट्टनम की रिपोर्ट में क्या था कि द पोजीशंस जो हैं कंप्लीटली अंडर कंट्रोल हैं, नो वायलेंस हैज़ अकर्ड, कहीं कोई हिंसा नहीं हुई है। मिलिट्री गार्ड्स हैव बीन प्लेस्ड ऑन शिप्स, मिलिट्री गार्ड्स को शिप्स पे प्लेस किया गया है। एंड एस्टेब्लिशमेंट, नो फर्दर ट्रबल इज एक्सपेक्टेड, कोई आगे परेशानी एक्सपेक्ट नहीं की जा रही है, एक्सेप्ट दैट अ फ्यू मैन मे रिफ्यूज़ टू वर्क, इसके अलावा कि कुछ आदमियों ने काम करने से मना कर दिया। ये कुछ तुम्हें रिपोर्ट्स दिखाई गई हैं, डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर इंडियन कमांड की हैं ये रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। यहाँ तुम्हें एक जो है एक आर्चीव का पिक्चर दिखाया गया, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920। ठीक है, यहाँ एक पिक्चर तुम्हें दिखाया गया है। व्हेन न्यू दिल्ली वॉज बिल्ट, जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो द नेशनल म्यूजियम एंड नेशनल आर्चीव्स वर बोथ लोकेटेड क्लोज। तब उस समय जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो जो नेशनल म्यूजियम बना, जो नेशनल आर्चीव्स बने, दोनों को पास पास बनाया गया। कहाँ बनाया गया? वायसराय के निवास, जहाँ पे वायसराय रहते थे उनके घर के पास बनाया गया। एंड दिस लोकेशन रिफ्लेक्ट्स द इम्पोर्टेंस दिस इंस्टीट्यूशन हैड द ब्रिटिश इमेजिनेशन। और इसी बात से ये पता चलता है कि संस्थान कितना ज़्यादा महत्व रखते थे। चलिए 6th पेज पे आ गए। सर्वेज बिकेम इम्पॉर्टेंट, अब सर्वे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए थे उस समय। कुछ छूटा तो नहीं है? नहीं, चलिए। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग ऑल बिकेम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब जितने भी औपनिवेशिक काल में, कॉलोनियल पीरियड में, ब्रिटिश शासन के काल के दौरान सर्वेक्षण का चलन बहुत हुआ, सर्वे बहुत किए जाने लगे। ये जैसे मान लो सर्वे करना क्या होता है, जैसे तुम अपनी सोसाइटी का सर्वे करो, कितने आदमी पढ़े लिखे हैं, कितनों ने कम पढ़ाई करी है, कौन हाई स्कूल तक ही पास है, कितने आदमी रहते, कितने औरतें रहते, कुछ भी सर्वे करना इस तरीके से। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग ऑल्सो बिकेम इन कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपर्ली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेटेड। ये क्वेश्चन में आंसर भी आता है। सर्वे क्यों करते थे? क्योंकि उनका ये मानना था कि आप जहाँ शासन कर रहे हो उस जगह को अच्छी तरीके से जान लो। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी डिटेल सर्वेज वर बीइंग कैरिड आउट, खूब डिटेल सर्वे किए गए थे आउट टू मैप एन इंटायर कंट्री। ठीक है, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण तैयार किए जा रहे थे। नक्शा चाहिए भाई, मैप चाहिए, क्योंकि कहाँ कौन सा मिनिस्टर बैठाओगे, कहाँ कैसे शासन करोगे, उसकी जानकारी तो होनी चाहिए। रेवेन्यू सर्वेज वर कंडक्टेड, कहाँ से? विलेज का सर्वे होने लगा। इन द विलेजेस रेवेन्यू सर्वेज होने लगे कि इस गाँव से आप कितना रेवेन्यू ले सकते हो। द एफर्ट वॉज टू नो द टोपोग्राफी, द सॉइल इक्वालिटी, द फ्लोरा, द फना, द लोकल हिस्ट्रीज and the cropping pattern, all the facts seen as necessary to know about the administration of the region। अब देखो बड़ी इंपॉर्टेंट है ये पैराग्राफ, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। अब उन्होंने कहा कि देखो 19वीं शताब्दी में उन्होंने कहा कि पूरे देश का नक्शा हमें तैयार करना है। बड़े बड़े सर्वे होने लगे, गांव में सर्वेक्षण किया जाने लगा कि भाई कहाँ से हम कितना रेवेन्यू उठा सकते हैं। और जब ये सर्वे हुआ तो उन लोगों ने देखा कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, धरती की सतह कैसी है, मिट्टी की गुणवत्ता क्या है, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे जीव जंतु जो हैं वो कैसे हैं, वहाँ का इतिहास क्या रहा है, वहाँ की फसल क्या है। अंग्रेज़ों की राय थी कि किसी भी इलाके में अगर वो शासन करना चाह रहे हैं तो क्या है कि सारी बातों को उनके लिए जानना ज़रूरी था। और 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी कि कहाँ कितने लोग रहते हैं। ऑल द फैक्ट्स सीन एज नेसेसरी टू नो अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रीजन। फ्रॉम द एंड ऑफ 19th सेंचुरी सेंसस जनगणना होती है, लोग कहाँ कितने रहते हैं। ऑपरेशंस वर हेल्ड एवरी 10 years, हर 10 सालों में जनगणना होती थी। दीज प्रिपेयर डिटेल्स रिकॉर्ड ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन ऑल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। इससे ये पता चलता था कि कितने कौन से प्रोविंस में कितने लोग रहते हैं। नथिंग इन्फॉर्मेशन ऑन कास्ट, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन। इलाकों के व्यवसाय के बारे में भी यहाँ आते हैं। ठीक है, आगे आओ। यहाँ पे सेंसस ऑपरेशंस वर हेल्ड एवरी 10 years में। दीज प्रिपेयर डिटेल्स रिकॉर्ड्स बनते थे, नंबर ऑफ पीपल प्रोविंस में रहते हैं, नोट किया जाता था। नोटिंग इन्फॉर्मेशन होती थी कास्ट के बारे में, है ना, उस कास्ट के लोग कहाँ रह रहे हैं, रिलीजन के बारे में, क्या ऑक्यूपेशन का काम क्या है। नथिंग नहीं है, नोटिंग है ये। ठीक है, देयर वर मेनी अदर सर्वेज भी होते थे, जैसे बोटानिकल सर्वे। बोटानिकल सर्वे का मतलब क्या हुआ? बोटानिकल होता है वनस्पति विज्ञान, यानी पेड़ पौधों कहाँ पर कैसी वनस्पति पाई जा रही है। जूलॉजिकल सर्वे, प्राणी विज्ञान, ठीक है, वो भी सर्वे होता था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे,
यानी कि कहाँ पे कैसी बिल्डिंग्स पाई जा रही हैं। और एंथ्रोलॉजिकल सर्वे भी होता था। एंथ्रोलॉजिकल मतलब मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण भी होता था। और इसके अलावा जो है फॉरेस्ट सर्वेज भी होते थे, पूरा वन का सर्वेक्षण भी किया जाता था। तो सर्वेज बहुत इंपॉर्टेंट थे। व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, ऑफिशियल रिकॉर्ड से क्या नहीं पता चल सकता। फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस, कॉर्पस मतलब इस पूरा हम जो भंडार हमने पढ़ रहे हैं ना रिकॉर्ड्स का, वी कैन गेट टू नो अ लॉट, हमें बहुत कुछ पता चलता है। बट वी मस्ट रिमेंबर, हमें ये याद रखना चाहिए दैट दीज आर द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, ये सरकारी रिकॉर्ड्स हैं। दे टेल अस व्हाट द ऑफिशियल्स थॉट, सरकारी रिकॉर्ड्स हमें केवल वो बात बताएंगे कि ऑफिसर्स क्या सोचते थे। अभी मैं पिक्चर्स पढ़ाऊंगी बाद में, आगे चलते हैं। व्हाट दे वर इंटरेस्टेड इन, वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड थे, एंड व्हाट दे विश टू प्रिजर्व फॉर प्रोस्पैरिटी, और वो क्या रिकॉर्ड रखना चाहते थे प्रोस्पैरिटी को दिखाने के लिए कि समृद्धि थी। दीज रिकॉर्ड्स डू नॉट ऑलवेज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड, रिकॉर्ड हमें कभी भी अंडरस्टैंड करने में नहीं वो रखते थे, ठीक है, समझने में, है ना, हमें हमेशा मदद नहीं करते हैं। व्हाट ले बिहाइंड देयर एक्शंस, कि इनके पीछे क्या है। दे वर इंटरेस्टेड इन एंड व्हाट दे विश टू प्रिजर्व फॉर पोस्टैरिटी। अब पोस्टैरिटी का मतलब क्या होता है, चलो आगे आगे तैयार। देखो रिकॉर्ड्स इस विशाल भंडार से हमें ये पता लगा सकते हैं, फिर भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, सारे रिकॉर्ड्स अंग्रेजों ने लिखे थे, ठीक है। सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी, ठीक है, और बाद में इन चीज़ों को बचाए रखना वो चाहते थे, ठीक है। दिस रिकॉर्ड्स डू नॉट ऑलवेज हेल्प अस, हमें कभी भी ये ऐसा नहीं कि हमेशा ही मदद करेंगे। व्हाट अदर पीपल्स इन द कंट्री, लोग क्या सोचते हैं दूसरे लोगों को, एंड इसके पीछे क्या मतलब कार्रवाइयाँ की क्या वजह थी। फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेल्स, अब इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और भी देखना होगा। व्हेन वी बिगिन टू सर्च फॉर दीज अदर सोर्सेज, जब हम जो है दूसरे सोर्सेज को सारे तलाशने की बात करते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं है, यू नो बहुत ज़्यादा है। वी फाइंड दैम इन प्लैनेटरी, बहुत सोर्सेज हमें मिलते हैं। दो दे आर मोर डिफिकल्ट टू गेट देन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, हाँ लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना ज़रा मुश्किल साबित होता है। वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, अब दूसरी चीज़ें क्या हैं कि लोगों की डायरियाँ मिली, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स मिले, यानी कि जो तीर्थयात्री थे उन्होंने अपने बारे में, जो अपनी यात्रा के बारे में लिखा। एंड ट्रैवलर्स, जो यात्री आते थे वो अपने बारे में लिखते थे। ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में पता चला, उससे भी उस समय क्या चल रहा था वो पता चलता है। एंड पॉपुलर बुकलेट्स मिले हैं दैट वर सोल्ड इन द लोकल बाजार्स, जो लोकल बाज़ारों में बेचे जाते थे। एज प्रिंटिंग इज स्प्रेड हुई, न्यूज़पेपर्स वर पब्लिश, न्यूज़पेपर पब्लिश हुए, एंड इशूज़ वर sorry लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स sought टू स्प्रेड देयर आइडियाज, लीडर्स ने, रिफॉर्मर समाज सुधारकों ने अपने आइडियाज़ को लिखा, पोइट्स ने लिखा, नॉवेलिस्ट ने लिखा, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया। ऑल दीज सोर्सेज हाउएवर वर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वर इलिटरेट, लेकिन ये जितनी भी सोर्सेज की हम बात कर रहे हैं सब पढ़े लिखे लोगों ने लिखी, क्योंकि लिखी तो मतलब पढ़े लिखे थे। फ्रॉम दीज वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वॉज एक्सपीरियंस्ड एंड लिव्ड बाई ट्राइबल एंड पीसेंट्स, लेकिन कुछ भी इन सब में जो ट्राइबल पीपल थे, जो किसान थे, वो तो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने कुछ नहीं लिखा, हमें उनके बारे में नहीं पता चलता। वर्कर्स के बारे में, जो माइन में काम कर रहे हैं गरीब, उसके बारे में गेटिंग टू नो देयर लाइफ इट्स बहुत डिफिकल्ट है, मोर डिफिकल्ट है, क्योंकि कुछ रिटन रिकॉर्ड नहीं मिल पाता उन लोगों से। येट दिस कैन बी डन इफ़ वी मेक अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट, आज जाना जा सकता है अगर हम ज़्यादा एफर्ट मारें ज़्यादा। व्हेन यू रीड दिस बुक, जब आप ये किताब पढ़ेंगे तो यू विल सी हाउ दिस कैन बी डन, ये कैसे किया गया। अब देखो चैप्टर होता है यहाँ पर ख़त्म, अब जो साइड पॉइंट छूट गए थे ज़रा उसको कवर करते हुए चैप्टर को ख़त्म कर लेते हैं। यहाँ इंसानों के खाने के लायक नहीं, नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। न्यूज़पेपर प्रोवाइड करते हैं अकाउंट्स ऑफ द मूवमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलनों का पता चलता है। यहाँ 1946 में पुलिस ने एक हड़ताल की खबर दी है। मोर देन 2000 पुलिसमैन इन दिल्ली रिफ्यूज़ करते हैं टू टेक देयर फूड। अब दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार की सवेरे, थर्सडे मॉर्निंग में प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट लो सैलरी, की भाई इनको सैलरी कम मिल रही है एंड द बैड क्वालिटी ऑफ फूड मिल रहा है ना, एंड देन फ्रॉम द पुलिस लाइन्स किचन। और ये सब कहाँ से मिल रहा है, घटिया खाना उन्हें पुलिस लाइन किचन में मिल रहा है, और उन्होंने इस पर हड़ताल करी थी। एज द न्यूज़ स्प्रेड टू दी अदर पुलिस स्टेशन, अब जी अब खबर जो है दूसरे पुलिस स्टेशन में जब फैलती है, द मैन देयर ऑल्सो रिफ्यूज़ कर देते हैं खाना खाने के लिए। वन ऑफ द स्ट्राइक कहती है कि द फूड सप्लाई टू अस फ्रॉम द पुलिस लाइन्स किचन इज़ नॉट फिट, है ना, कि हमारे लिए फिट नहीं है फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। इवन कैटल वुड नॉट ईट द चपातीज एंड दाल विच वी हैव टू ईट। अब वो कह रहे हैं कि जानवर भी नहीं खा सकता ऐसा खाना जो हमें खिलाया जा रहा है। तो ये वाला हमारा क्लियर हो गया। अभी पीछे ये पिक्चर देख लेते हैं, ये क्या है,
ये है 1857 के विद्रोह की पिक्चरें यहाँ जाती हैं, पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक और पिक्चर आपको दे रखी है, मैपिंग हो रही है, सर्वे हो रहा है, मैपिंग एंड सर्वेइंग ऑपरेशन इन प्रोग्रेस इन बंगाल। ये बंगाल में एक पिक्चर दिया हुआ है जहाँ पर ये सर्वे किया जा रहा है कि भाई मतलब कौन कहाँ कितने लोग रहते हैं, सब किया जा रहा है, मैपिंग की जा रही है। यहाँ पर ध्यान से सर्वेक्षण के इस्तेमाल में होने वाले सारे उपकरणों को चित्र के अगले हिस्से में दिखाया गया है। चित्रकार इस परियोजना को वैज्ञानिक स्वरूप में खास तौर पर जोर देना चाहता है। बेसिकली यहाँ क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, नोट करो how all the instruments that were used in survey and placed it in foreground to the emphasizes the scientific nature of the project। पिक्चर आएगी तुम्हारी पूछने के लिए किसकी पिक्चर है, तुम बता देना कि 1832 में पिक्चर ये जेम्स पेनसिप ने बनाई थी और बंगाल की है। बंगाल में सर्वे हो रहा था, मैपिंग हो रहा था, उसकी ये पिक्चर है। नेक्स्ट बात पे आ जाते हैं, एक और जस्ट लास्ट ये हमारा रह गया था कि ये किस चीज़ की पिक्चर है। ये देख रहे हो, ये ड्राइंग है बेसिकली, शरीफे का पौधा है, ये कस्टर्ड एप्पल प्लांट है, ये 1717 का बोटानिकल गार्डन का एंड नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम इस्टेब्लिश करती है इसको बाय द ब्रिटिश कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूजेस। अब यहाँ पर अंग्रेज़ों के द्वारा वनस्पति उद्यान, वनस्पति होते पेड़ पौधों के बारे में, और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालय में विभिन्न पौधों के नमूने रखे और उनसे संबंधित जानकारियाँ इकट्ठी की जाती थी। लोकल आर्टिशन से कहा जाता था कि तुम ड्रॉ करो पिक्चर से स्पेसिमेन, बिल्कुल ऐसी इसकी कॉपी बना दो। और इतिहासकार अब देखते हैं इसको इन सच अ वे ऑफ इन्फॉर्मेशन की, ये भी इन्फॉर्मेशन का एक स्रोत ही है उनके लिए, है ना। इसको स्टडी करते हैं, गैदर करते हैं इस इन्फॉर्मेशन, व्हाट दिस इन्फॉर्मेशन रिवील्स अबाउट द नेचर ऑफ कोलोनाइलिज्म, मतलब उपनिवेशवाद क्या था उसके बारे में हमें पता चलता है। एंड होता है हमारा ये पूरा चैप्टर यहाँ पर फिनिश। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।